उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 10 पे। इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज़ ज़ीरो देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इज़। देखें जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस बताना हमने। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो डिस्टेंस ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, कब ज़ीरो हो सकता है और कब ज़ीरो नहीं हो सकता। इसमें देखें कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, अगर बॉडी राइट मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस डी होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा तो माइनस डी होगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। अगर 2 मीटर इधर गया है और 2 मीटर वापस आया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है लेकिन डिस्टेंस 4 है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, और ज़ीरो हो भी सकता है। ठीक है, जब बॉडी मूव ही नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो डिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा केस। अब चलते हैं हम 11 की तरफ। 11 में इधर मैंने बताया हुआ है कि MCQ में द एरिया अंडर फोर्स एंड टी ग्राफ प्रोवाइड्स। अगर फोर्स और एरिया, फोर्स और टाइम के दरमियान हम ग्राफ देख लें तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो देखें ये बेसिकली ना इम्पल्स का फार्मूला है। इम्पल्स का आई से लिखते हैं F इंटू टी इसका फार्मूला होता है, और इम्पल्स दूसरा यही F इंटू टी चेंज इन मोमेंटम का भी फार्मूला होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें F इंटू टी तो ये इम्पल्स आता है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम आता है, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है। अगर हम ग्राफ बनाएं, सपोज ये y और ये x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पे फोर्स, तो फ़र्ज़ करें सपोज करें ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ रहा है और ये एरिया अंडर ग्राफ है। तो ये जो एरिया अंडर ग्राफ आएगा ये हमें इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम की इंफॉर्मेशन भी देगा और इम्पल्स की भी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये आ जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स दोनों के बारे में बताएगा। अब आ जाए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13। तो 13 में इधर लिखा हुआ है व्हेन यू ड्रॉप ए बॉल इट एक्सेलरेट डाउनवर्ड एट 9.8। If you instead throw it downward, then it accelerates immediately after leaving your hand. Assume no air. वो कह रहा है कि हमने डाउनवर्ड बॉल को थ्रो किया जिसका क्या है 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो जब उसको आपने हैंड से छोड़ा तो तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये है ना बॉल, इसको हमने ड्रॉप किया है, छोड़ा है, और आफ्टर जो ही हमने छोड़ा नीचे आएगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, स्मॉल होगा। तो देखें एक बात याद रख लें, हाइट से जब भी छोड़ेंगे ना तो एक तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा, एक दूसरा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कभी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, वो 9.8 ही होगा सरफेस, नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब आपने इसको हैंड से छोड़ा तो उसी दौरान चाहे वेलोसिटी कम है चाहे जितनी है, एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा हर वक्त वो 9.8 होता है हाइट में। तो ये इसका 9.8 आ गया। इधर लिखा हुआ है मोर देन 9.8 डिपेंड्स ऑन थ्रोइंग स्पीड लेस देन 9.8। तो ये 9.8 आएगा क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरे और वो बात ठीक है कि हम जब स्लो स्पीड से करेंगे वेलोसिटी कम चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन इधर बात हम किसकी कर रहे हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की, क्योंकि सारी की सारी ऑप्शन में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अच्छा चलें नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें 18 देखते हैं, फिर उसके बाद 17 देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सच दैट is covered S1 distance in 1 second and S2 distance in 2 seconds and S3 distance in 3 seconds. What is the ratio of S1, S2 and S3? ठीक है, इनकी रेशो फाइंड करनी है। तो ज़रा देखें इसमें, ये एक बात याद रख लें, जब भी हाइट से इसको थ्रो करते हैं ना तो नीचे वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होती है। ठीक है, ये नीचे आएगा तो ये फॉर्मूला हमेशा फ्री फॉल के लिए लगाना है आपने डायरेक्ट। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव किया है, जिसमें होता है S इज इक्वल टू VI प्लस हाफ GT²। तो VI इधर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो ये बन जाता है। तो आप डायरेक्ट इसको याद रखें, हाइट से जब भी थ्रो करेंगे नीचे वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है। अच्छा देखें, अब T पहले दिया हुआ 1, तो T1 पुट किया, G9 अप्रोक्सीमेटली पुट किया, 5 आ गया। फिर टाइम क्या दिया हुआ 2 सेकेंड,
इधर 2 लगाया, टी जी 10 सॉल्व किया 20, फिर टाइम कितना लगाया 3 लगाया, और यहाँ पे टाइम 3 लगाया तो 3 और जी को 9 और 45 आ गया। तो एक आंसर क्या आ रहा है 5, दूसरा आंसर क्या आ रहा है 20 और तीसरा 45। अगर इन सब को हम डिवाइड कर दें 5 पे तो 5 टाइम्स 5 1 आ जाएगा, 5 टाइम्स 4 20 होता है 4 आ जाएगा, 5 टाइम्स 9 45 होता है 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो इसके मैंने एमसीक्यू से करवाई, कह रहा है कि कितने फर्स्ट सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में कितना होगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब 17 ज़रा एमसीक्यूज देखें, ये ज़रा एक्टिव होकर ज़रा देखिएगा, इनमें मिलती जुलती हैं। ए बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय दैट बॉडी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। अब यहाँ पे जो की पॉइंट है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड है। जो 18 एमसीक्यूज में आया था वहाँ पे कहा था इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन थर्ड सेकंड, इन 3 सेकंड, लेकिन इधर 3 2 1 नहीं कह रहा है, इधर फर्स्ट सेकंड और थर्ड कह रहा है। अब इसका क्या मतलब होगा, इधर देखें ज़रा, अगर ये मैंने इधर 17 सॉल्व की हुई है, ठीक है, इसमें ज़रा देखें। अब देखें ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 17 पहले टी लगाएं, पहले क्या कहा उसने फर्स्ट सेकंड, तो T1 होगा, और टी ये होगा हाफ जी T0 माइनस T1, और ये स्केयर आ रहा है। पहला स्टार्टिंग में T 0 होगा, ये तो 0 होगा, और T1 कितना होगा 1 होगा, तो 1 का स्केयर 1 होता है। सॉल्व किया, जी 10 लगाया 5 आ गया। अब सेकंड टाइम पे हमने बताना है, यानी हमने फर्स्ट सेकंड में बता दिया, अब सेकंड में बताना है। तो इसके लिए ज़रा देखें, अब फॉर्मूला लगाएंगे T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो T2 कितना है, हमें 2 दिया हुआ, T1 कितना है 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, जी वही 10 है, सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 15। अब आ जाए तीसरा सेकंड दिया हुआ थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड के लिए टाइम कितना होगा, पहले अब होगा T3 माइनस T2। ठीक है, जब ऊपर से आ रहा है तो 2 से 3 तक का हमने टाइम देखना, थर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे T3 और T2 पुट किया, सॉल्व किया, और ये कितना आ गया 25। अब पहला आंसर 5, दूसरा 15 और तीसरा 25। अब इसको डिवाइड कर दें 5 पे तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसका आंसर आएगा। जब पूछे सेकंड, फर्स्ट, थर्ड सेकंड में, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी जब यहाँ से आया था T = 0 पे, ये फर्स्ट सेकंड पे कितना, फिर थर्ड सेकंड पे, सेकंड थर्ड सेकंड में ETC जब करते हैं ना। अब मैं पूछता हूँ सेकंड टाइम, सेकंड में कितना होगा, थर्ड सेकंड में कितना होगा। मैं चले कहता हूँ थर्ड सेकंड में कितना होगा, तो क्या करेंगे T3 माइनस T2 करेंगे, तो ये वाला इंटरवल फाइंड करेंगे। इससे इंटरवल की बात हो रही है। आई होप आप मेरी बात कंसेप्ट समझ गए हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं 19 पे, इधर मैंने सर्कल लगाया हुआ है। इफ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू बॉडी, इट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा, वेलोसिटी होगा, मोमेंटम होगा, या काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका ये हमारे पास फार्मूला होता है न्यूटन सेकंड, F=m में। फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सलेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जी, इधर मैंने लिखा है एक्सलेशन आएगा, वेलोसिटी नहीं कहना, फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन एक्सलेशन से होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे। अब इसमें देखे कहता है कि 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है 5 kg पे और 5 सेकंड के लिए, तो चेंज इन मोमेंटम हमने बताना है कितना होगा। तो ये फार्मूला होता है अप्लाइड फोर्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होती है, टाइम को इधर ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चेंज मोमेंटम आ गया F×T। फोर्स 5 है, टाइम भी 5 है, मल्टीप्लाई किया 25, इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब देख लेते हैं व्हेन एवर फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू मूविंग बॉडी, जब फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करती है बॉडी पे, लाइक ये मैंने इधर बनाई हुई है, ये सर्कल है और सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ होती है और ये वेलोसिटी है, तो ये सेंटीमीटर फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, तो ये ना इस बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रही है और ना ही डिक्रीज़ कर रही है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स में हम कहते हैं ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। ठीक है, इसी तरह सेंटीमीटर फोर्स भी इधर डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, यूँ कह लेंगे डिफ्लेक्ट कर रही है, ये स्पीड वेलोसिटी को ना ही इंक्रीज़ ना ही डिक्रीज़ करती है।
अब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड मैं आपको चंद पॉइंट बता दूं, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो बॉडी तो एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला लगाना है। हाँ, अगर डिस्टेंस इक्वल है लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, अगर टाइम इक्वल टाइम में डिफरेंट वेलोसिटीज़ कवर हो रही हैं तो फिर ये वाला एवरेज का फार्मूला होता है। ये आपने पढ़ा भी हुआ है। ये कब लगाते हैं? जब क्या हो रहा है, डिस्टेंस इक्वल है लेकिन वेलोसिटीज़ डिफरेंट है। इधर क्या है, जब टाइम इक्वल है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, यानी इधर डिस्टेंस वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटीज इक्वल दी हो तो फिर जो वेलोसिटीज होंगी वो ही इसका एवरेज वेलोसिटी होगी। मैं लेट करता हूँ, एक बॉडी है 2 से 4 से 2 से 2 से 2 से, ये इसकी हर वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका एवरेज ले लें तो वो भी क्या आएगा, तो 2 ही आएगा। मतलब एक जैसी वेलोसिटी है तो वो ही उसका एवरेज कहलाता है। और एवरेज वेलोसिटी का जनरल जो फार्मूला होता है ये मैंने लिखा हुआ है लैदा से। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं है, ये लैदा से लिखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है। अब एमसीक्यूज करते हैं इसमें, ये वाली 26 वाली। ए कार ट्रेवल्स फॉर ए सर्टन डिस्टेंस, इट्स स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज़ v1 एंड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ डिस्टेंस इज़ v2। अब देखें, उसने कहा है कि सर्टन डिस्टेंस है, उसके 2 हिस्से कर दिए, तो पहला और आधा, पहला हाफ और सेकंड हाफ तो इक्वल होंगे। ठीक है ना, अगर कंप्लीट है, कंप्लीट डिस्टेंस है, उसके 2 पोर्शन कर दिए तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ डिस्टेंस इक्वल होंगे। अब डिस्टेंस इक्वल है, एवरेज स्पीड बतानी है, और अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ जब डिस्टेंसेस इक्वल हों तो फिर ये वाला फार्मूला हम लगाते हैं एवरेज का, तो इसमें फिर ये वाला फार्मूला आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगी। अब 27 पे चलते हैं। टू कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन with the speed v, what is magnitude of their relative velocity। देखें, ये अक्सर बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ाया जाता है, हालांकि ये 3rd चैप्टर में 1st ईयर में बताना चाहिए। देखें, मैं कहता हूँ एक कार इधर आ रही है और एक दूसरी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, बॉडीज़ या कार हैं, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो पूछें इनकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड में ऐड होंगी तो 2 हो जाएगा। अगर मैं कहता वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी तो क्या होती है, वेक्टर होती है, तो वेलोसिटी कैंसिल हो गया, 0 कहना था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेस, स्पीड क्या कहेंगे, स्पीड एटम होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों आ रहे हैं तो जल्दी एक दूसरे के पास आएंगे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे ना, तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो एडअप हो जाएंगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2v। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। 28 में कहता है कि कार है जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जाती है और कितनी स्पीड से जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर से, और वापस आ जाती है लाहौर में, तो वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से वापस आती है, 40 किलोमीटर पर आवर से। बताएं इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब इधर कंसेप्ट एवरेज वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है। पहले गई इस्लामाबाद से लाहौर 60 से, और वो इस्लामाबाद से लाहौर वापस आई 40 से, तो वेलोसिटी बतानी है एवरेज। और देखें, अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया, देखें जब कार आगे जाएगी, लेट करें कार जाती है इस्लामाबाद, तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, जब वापस आएगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट तो कैंसिल होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये ना देखें कि स्पीड वेलोसिटी से डिफरेंट है, वो छोड़ दें, आप डिस्प्लेसमेंट पे देखें, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टिव डिस्प्लेसमेंट से बताई जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम बता रहे हैं चैप्टर 3 FSC, चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर का जो है, उसमें हम मोमेंटम की अब शुरू होने लगी हैं एमसीक्यूज। अब इसमें है द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड देन टोटल लीनियर मोमेंटम। तो देखें, अगर आइसोलेटेड, अगर लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो आइसोलेटेड नहीं है सिस्टम, तो फिर लीनियर मोमेंटम जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, और डिक्रीज भी कर सकता है। टोटल लीनियर मोमेंटम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। अब देख लेते हैं, ए मैसिव बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 कोलाइड्स विद द लाइट बॉडी ऑफ मास m2 एट रेस्ट, velocity of later body before collision will be 0। ये मैंने आंसर बता दिया, 0 if collision is perfectly elastic। देखें यहाँ पे
बात जो हो रही है उसने कहा है कि हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं और m1 है उसकी वेलोसिटी v1 है और m1 m2 से ग्रेटर है, तो लेटर बॉडी की वेलोसिटी बतानी है। और ये खुद ही बता दिया कि एक बॉडी आ रहा है, दूसरी रेस्ट में है, ठीक है, और पहली से कोलाइड कर रही है, तो आफ्टर कोलिजन चेंज हो जाएंगी। बिफोर कोलिजन वो कहता है कि ये वाली इससे कोलाइड करेगी तो इसकी वेलोसिटी बताएं, लेटर बॉडी की। ये जो दूसरी होती है ना, इसको लेटर कहते हैं, जो बाद में आती है बिफोर कोलिजन। लेटर ये वाली m2 है, तो लेटर की तो उसने खुद ही बता दी है, रेस्ट में है, तो हम क्या कहेंगे फिर, 0 है, खुद ही उसने आंसर बता दिया क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं कि इनलास्टिक कोलिजन हो तो इसमें क्या बातें होती हैं। याद रखना है, जब कोलिजन होता है इनलास्टिक या इलास्टिक, कोई भी कोलिजन हो, टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, तो फिर बोथ ऑप्शन आ जाएगी कि इनलास्टिक हो या कोई भी कोलिजन हो तो ए और सी हमेशा आएगा, यानी टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब देख लेते हैं इसमें, when two bodies A and B collide with velocities v1 and v2 after collision they start moving with the velocities v1 and v2. If v1 minus v2 is equal to v1 minus into v1 prime minus v2 then this v1 minus v2 is called। देखें ये जो थर्ड FSC का फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर जो है उसमें अब लास्टिक कोलिजन वाला टॉपिक है, तो उसके सारे फार्मूले याद करें। 4 केस हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो उनके फार्मूले याद करें। ये आपको देखें, ये फार्मूला उसने खुद बता दिया, उसमें इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो ये अप्रोच होती है, और ये जो आता है, ये जो इधर आ रहा है इसमें, ये सेपरेशन होती है, ठीक है। एक सेपरेशन है और एक अप्रोच है, ठीक है। तो ये सेपरेशन होगी आफ्टर कोलिजन और ये अप्रोच का मतलब क्लोज आ रहे होते हैं बिफोर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं। और माइनस का मतलब इधर क्या होगा, ऑपोजिट होगा। 10 देख लेते हैं, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज कोलाइड विद वन अनदर इलास्टिकली इन वन डायमेंशन आफ्टर कोलिजन। अब जो 4 केस दिए हुए हैं FSC में, उसमें ये पहला केस है। अगर 2 बॉडीज़ का मास इक्वल होता है, कोलाइड करते हैं, तो आफ्टर कोलिजन उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। वन की एनर्जी दूसरे को और दूसरे की एनर्जी पहले को मिल जाती है। और अगर वेलोसिटी से एक्सचेंज हुई हैं तो ऑफ कोर्स फिर क्या हुआ है, उनकी मोमेंटम भी एक्सचेंज हुई है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है। वेलोसिटी एक्सचेंज तो मोमेंटम भी एक्सचेंज होगा। तो राइट ऑप्शन फिर B एंड C आ जाएगा। अब देख लेते हैं, व्हेन ए हैवियर बॉडी कोलाइड्स इलास्टिकली विद लाइटर बॉडी एट रेस्ट देन आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हैवी बॉडी कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी। बड़ा सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है इसका। ये देखें, ये हैवी बॉडी है और ये स्मॉल बॉडी है, तो ये हैवी बॉडी आ रहा है, इससे कोलाइड करेगा तो हैवी बॉडी तो अपनी उसी वेलोसिटी से आगे जाता जाएगा, लेकिन ये जो छोटा है ये पहले की डबल वेलोसिटी से आगे जाएगा। ये भी चौथा केस आई थिंक FSC का। ये ऐसी है जैसे ये लेट कर लें, ये ट्रक आ रहा है और ये आगे क्या है, ये छोटी सी साइकिल है बच्चे की। ट्रक आएगा तो साइकिल से टक्कर करेगा, ट्रक की तो स्पीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी उसी स्पीड से जाएगा। लेकिन ये जो छोटा मैस है ना, इसकी स्पीड डबल हो के आगे जाएगी। ये भी केस है, ठीक है। ये मैंने अपने अल्फाज में ईजी करके आपको बताया है। अच्छा, अब देख लेते हैं, वाटर फ्लोस इन हॉरिजॉन्टल पाइप, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर कैन बी कैलकुलेटेड एज। ठीक है, ये टॉपिक अब दूसरा शुरू हो गया है। अब इसमें टॉपिक का नाम है फोर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये इसमें देखें, ये मैं लेट कर लेता हूँ, ये वॉल है, ठीक है। अगर ये वॉल है तो ये वाटर आ रहा है पाइप से, कोलाइड करेगा, नीचे आ जाएगा, और तो ये एक्शन करना है वाटर ने और रिएक्शन करना है वॉल ने। तो हम पहले जो फाइंड कर लेते हैं बुक में, वो रिएक्शन की फोर्स आती है, और रिएक्शन की फोर्स कौन दे रहा है, ये वॉल, ठीक है। और एक्शन कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, और एक्शन पॉजिटिव में होगा, रिएक्शन इधर नेगेटिव में है। तो वॉल ने रिएक्शन करना है तो नेगेटिव में आएगा, ये आंसर आ जाएगा -m/t/v आ जाएगा। अब इसमें कहता है 15 में, 2 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m वेलोसिटी v आर इन्वॉल्व्ड इन परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन एज शोन इन डायग्राम। हेड ऑन कोलिजन कहते हैं एक वन लाइन में जो कोलिजन होता है, तो वो कहता है कोलिजन होगा तो बताएं एनर्जी लॉस क्या होगा।
तो 100% होगा, क्योंकि मैस इक्वल है। जब टक्कर करेंगे आफ्टर कूलिंग ये रुक जाएंगे, तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाएगी, 100% एनर्जी लॉस हो जाएगी। ये ऐसी है जैसे 2 कार है जो इक्वल साइज़ की हैं, टक्कर करेंगी तो टक्कर के बाद उधर ही रुक जाएंगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, ठीक है, यहाँ वो कोलिजन की फ्रिक्शन में है। अब इसमें देख लेते हैं, इफ़ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड इट्स मास इज़ डबल, दी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो इसमें देखें मोमेंटम कांस्टेंट है, मास डबल किया, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, ये वाला, ये मैंने ड्राइव भी कर दी है। काइनेटिक का फार्मूला लिखा और m को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो m स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर में m आ गया, m स्क्वायर v स्क्वायर मोमेंटम के इक्वल होता, तो ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखें एक बात, मैस को हमने डबल करना है, तो मैस के साथ 2 लगा दिया, 2m लगा दिया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई ना करें, इसको 2 को बाहर लिख दिया, 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में वही फार्मूला आ गया, और ये काइनेटिक एनर्जी का है, तो इधर काइनेटिक एनर्जी इधर प्राइम लगा दिया काइनेटिक एनर्जी, तो ये हाफ काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब देख लेते हैं 22, ए बॉडी ऑफ मोमेंटम mv कोलाइड विद द वॉल इलास्टिकली, इट्स चेंज इन मोमेंटम इज, तो ये -2 mv आएगा। वो किस तरह से, ये वॉल है, ये राइट आ रहा है तो मोमेंटम mv है, लेफ्ट आएगा तो -mv है, फाइनल -mv है, तो चेंज निकालें, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है -mv और इनिशियल mv है, तो ये माइनस चेंज के लिए, तो ये कहीं क्या आ जाएगा, -2 mv आ जाएगा। नेक्स्ट 23 में, ए बम एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ सेम मैसेस, दीज 2 पीसेस विल एट, ये होगा जब भी 2 पीसेस एक्सप्लोड करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। हमारी बुक में ये डायरेक्शन, ये डायग्राम दी हुई।